चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। 3 चरण का चुनाव कल निपट गया है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा में एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं विपक्ष का तीसरा फ्यूज भी उड़ा, बीजेपी का विजय रथ और आगे बढ़ा। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। मित्रलारा अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। देखिए, जिस कांग्रेस और विपक्ष का तीसरा फ्यूज उड़ने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कही है, उसी विपक्ष में एक नेता शरद पवार भी हैं और उनका एक बयान सामने आया जिसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। शरद पवार ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा है अगले कुछ साल में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ और अधिक निकटता से जुड़ेंगे या फिर वो कांग्रेस के साथ ही उनका विलय हो जाएगा। ये विकल्प, इस पर भी विचार किया जा सकता है और अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छी बात है तो बहुत मुमकिन कि वो दल कांग्रेस में ही अपनी पार्टी का विलय करवा दे। इस बयान को लेकर आज जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने शरद पवार की प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सब इंडियन एक्सप्रेसला आपल्या इंटरव्ह्यू आलेला आहे। 2024च्या निवडणुकीनंतर ते काँग्रेस पक्ष विलीन होऊ शकतो असं आणि छोटे छोटे पक्ष त्यात विलीन होऊ शकतात असं म्हटलंय। तो एक तरफ शरद पवार का यह बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ उनकी निकटता बढ़ेगी या बहुत मुमकिन है कांग्रेस में अपनी पार्टियों का वो विलय कर दें, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के चुनाव के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष का तो फ्यूज उड़ गया है। ऐसे में सवाल ये कि आधा चुनाव निपटा, नतीजे का संकेत मिल गया है क्या? अभय जी, जो इस तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, पीएम तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का जीत का रथ और आगे बढ़ रहा है। देखिए, अलग अलग पक्ष अपने दावे करता है, लेकिन मेरा मानना है, जो मैंने पहले आपके मंच पर कहा भी था, कि इस चुनाव में कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी, कुछ अप्रत्याशित सा घटित हो रहा है। वो अप्रत्याशित ठीक ठीक क्या है, उसको डिकोड करना, उसको परिभाषित करना अभी तक नामुमकिन है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे वोटिंग परसेंटेज नीचे जा रहा है, चुनाव में सुस्ती है, कहीं भी आप फोन करें हर जगह से यही मिलती है कि मजा नहीं आ रहा है, चुनाव में कोई उत्साह नहीं है। अब मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, उसके बाद फिर दूसरे साथी अपनी बात बोलें। पिछली बार 2019 में स्त्रियों, कहा गया था कि स्त्रियों ने बड़े जोश के साथ मतदान किया और उसका लाभ भाजपा को मिला। युवकों ने बड़े जोश के साथ मतदान किया, उसका लाभ भाजपा को मिला। 2014 के मुकाबले मतदान प्रतिशत भी काफी बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की जो जीती हुई सीटें हैं उनके ऊपर मतदान प्रतिशत काफी बढ़ा। इस बार नजर ये आ रहा है ऐसे कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, जहां मैं रहता हूं, वहां के जब आंकड़े आए, पता चला कि वहां पर स्त्रियों का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गिरा। पुरुषों, जो नौजवान है, उन्होंने केवल पूरे देश में 38% नौजवानों ने ही मतदाता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तो परिस्थितियां बिल्कुल 2019 से अलग तरह की हैं। 2019 के आलोक में हम लोग इस चुनाव को नहीं देख सकते, मेरा ये कहना है। अभय, 2-3 पॉइंट्स अभय के इसको मैं एक्सटेंड करूंगा। जैसे 19 में एक बड़ा एजेंडा सेट हो गया था प्रो बीजेपी, और मैंने उस समय भी आपके ही यहाँ कहा था 19 में, पुलवामा की घटना की वजह से, तो एक फ्लो ऑफ नैरेटिव सेट हो गया था। सेकंड पॉइंट जो अभय कह रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है कि नेता या नेता के चमचे या उनके कार्यकर्ता, उनको छोड़कर आम जनता में वो रुचि इस चुनाव को लेकर नहीं नजर आ रही है। हालांकि मैं दिल्ली में मौजूद व्यक्ति कह रहा हूं, बाहर से अगर ऐसा कुछ होगा फीडबैक मुझे नहीं पता है। तो एक जो मोमेंटो होता है क्यूरियोसिटी का, वो इस चुनाव में नहीं बिल्ड कर रहा, और एक हिस्सा ये मान रहा है कि बीजेपी डोमिनेंट पोजीशन में है और बना लेगी आराम से तीसरी बार सरकार। तो जब ऐसा सेंटिमेंट रोटेट करता है और एक हिस्सा इस बात को नकार रहा है, तो वो जो लेवल की क्यूरियोसिटी होती है कि इस चुनाव में क्या हो, राष्ट्रीय चुनाव है, वो बिल्कुल ही क्लियरली
मुझे कतई भी नहीं नजर आ रहा। 24 चुनाव के मध्य में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 284 सीटें जिस पर अभी तक लोगों ने अपनी राय जो है वो ईवीएम में बंद कर दी है। 2019 में ये 284 सीट्स, इनमें से 178 सीट्स एनडीए ने जीती थी। आज क्या हम इस स्थिति में हैं कि आधा चुनाव निपटने के बाद किसी तरीके का कोई आकलन किया जाए इस चुनाव के बारे में, मतलब किया जा सकता है या नहीं? देखिए, आकलन तो हमेशा होते रहेंगे, हो भी रहे हैं, लेकिन नतीजों को लेकर, हाँ नतीजों को लेकर, लेकिन वो अलग अलग हर व्यक्ति का अपना आकलन है। ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें जो आकलन कुछ और है, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें उसका आकलन कुछ और है, बिल्कुल दोनों में अलग अलग तस्वीरें हैं। तो आप आदमी भ्रमित हो जाता है पूरी तरह से कि वो आकलन से ज्यादा मुझे लगता है अपने मन की बात होती है, जो लोग चाह रहे होते हैं वो उसको वहां पर शेयर करते हैं। लेकिन एक बात मैं भी सहमत हूँ अभय जी और अभिज्ञान जी की बात से कि मैंने भी अभी हालांकि दिल्ली में बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा घूमा नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ, दूर तमाम राज्यों में हर जगह से यही कहा जा रहा है कि बहुत ठंडा चुनाव है, बहुत ठंडा। मतलब गुजरात जैसे राज्य में बात करो अगर, वहाँ भी लोग कहें ठंडा चुनाव है। कुछ 56% का 55% पोलिंग हुई गुजरात में। आप देखिए, वो गुजरात जो मोदी जी का गुजरात है। महाराष्ट्र में नीचे पोलिंग कम हुई। तो गुजरात, तो ये देख के लगता है कि चुनाव में क्या है, कोई लहर है कि नहीं है। बात आप लोग सब कह रहे हैं कि साहब ठंडे चुनाव वाली एक बात सामने, और ये एक चीज बताऊं, ये चुनाव सामान्य परिस्थितियों का चुनाव है। ठीक है। 2014 और 2019 के चुनाव असामान्य परिस्थितियों का चुनाव था। परिस्थितियों के चुनाव थे, ठीक है। लेकिन राकेश सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ठंडा चुनाव है, सामान्य परिस्थिति का चुनाव है, तो ऐसे में ये चुनाव जो इनकम्बेंट है, फिर उसके लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जाएगा, या फिर उसके लिए भी सामान्य सा चुनाव होगा, जो इनकम्बेंट है उसके लिए भी कोई खतरे की घंटी नहीं है? दरअसल मतदान को हम अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित करते हैं। बहुत ज़्यादा मतदान हुआ तो हम कहते हैं कि सत्ता विरोधी मत पड़ रहे हैं, और कम मतदान हुआ तो हम ये कहते हैं कि रुचि नहीं है, सत्ता के प्रति भी मतदाता में रुचि नहीं है। इसमें देखना ये चाहिए कि विपक्ष किस हिसाब से लड़ाई लड़ रहा है। लास्ट मूवमेंट तक विपक्ष ये तय नहीं कर पाया कि हम कितने लोग साथ में हैं और कितने लोग साथ में नहीं हैं, और मतदाता ये भी देखता है कि हम विपक्ष के साथ जाएं तो क्यों जाएं। अब विपक्ष का मतदाता भी यही सोच रहा होगा कि जब जीत ही नहीं रहे तो हम मत देने क्यों जाएं, और सत्ता पक्ष का मतदाता ये सोच रहा होगा कि जब जीत ही रहे तो मेरे मत का क्या मूल्य है। तो मतदान कम होने के दोनों तरफ के कारण हो सकते हैं, इसलिए ये आकलन करना थोड़ा सा कठिन है कि विपक्ष बहुत मजबूती से लड़ रहा है। ये दूसरे तीसरे फेज में ही विपक्ष हमको थोड़ा सा आक्रामक होता दिख रहा। उसके पहले विपक्ष कहीं भी न तो एकजुट होता दिखा, कहीं सीट को लेकर गड़बड़ झाला, कहीं मुद्दों को लेकर गड़बड़ झाला। तो विपक्ष जब तक मजबूती से नहीं लड़ेगा तो सत्ता पक्ष के सामने कोई चुनौती नहीं आएगी। मुझे लगता है कि अगर मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, बिल्कुल आर पार की टक्कर वाला मामला हो, तो फिर तो शायद ये स्थिति नहीं बनेगी ना कि कहा जाएगा कि साहब ये चुनाव जो है वो ठंडा चुनाव है। फिर तो जाहिर सी बात है चुनावी माहौल में गर्मी आनी चाहिए, लेकिन वैसी गर्मी दिख तो नहीं रही है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? आकलन से कुछ होगा नहीं, यहाँ पर इंतजार 4 जून का ही करना होगा, जब वो ईवीएम के डिब्बे खुलेंगे और गिनती होगी और तस्वीर साफ होगी हमारे सामने कि आखिरकार 24 में किसकी सरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।